स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने कंप्लीट किया था हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी बता चुका हूं। तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन समाप्त हो चुका है। आज एक चैप्टर शुरू करूंगा, डिस्पर्जन, ये वाला चैप्टर। अगर आपको डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, डिस्पर्जन के जितने भी मेथड्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो जो स्क्यूनेस है, जैसा मैंने कहा था, केवल एक क्लास का चैप्टर है। मतलब जो भी थोड़ा बहुत समय लगेगा डिस्पर्जन को सीखने में लगेगा, अगर डिस्पर्जन सीख गए तो स्क्यूनेस को सीखने में एक दिन का समय लगेगा। ठीक है। बाकी कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स कोरिलेशन, ये सब एक ही चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। मतलब एक ही चैप्टर है ये, कोरिलेशन वाला चैप्टर। उसी में कई सारे मेथड्स हैं, है ना। कार्ल पियर्सन का मेथड है, आपका स्पेयरमैन का मेथड है, उसमें एक डायग्रामेटिक मेथड है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना सारा कुछ है, वो कुछ इतना सारा कुछ नहीं है, वो केवल एक ही चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। तो डिस्पर्जन, जो कि आज से शुरू करेंगे, क्यूनेस जो कि एक दिन का मात्र चैप्टर है। इसके बाद ये चैप्टर जो कोरिलेशन है, देखने में ज्यादा लग रहा है उतना नहीं, और बस एक इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर। बाकी ये लास्ट में जो पढ़ाना है ये तो थ्योरी है। तो जैसा आपने देखा कि हर चीज इंटर रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप पीछे से कुछ पढ़ते हुए आ रहे हो तो वो चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। आपने अगर मीन मीडियन मोड पढ़ा तो मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल पार्टीशन वैल्यू में हुआ, अभी डिस्पर्जन में होगा, आगे चल के स्क्यूनेस में होगा। तो इस बात को ध्यान रखो कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो अपने स्तर पर उसका रिवीजन करते रहो, और ऐसा रिवीजन कि भाई आप कभी भी किसी चीज को जो पढ़ चुके हो उसे भूलने का मौका ही मत दो, कि दिमाग से जाने ही नहीं दूंगा। डिस्पर्जन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मेरा मानना है कि अगर स्टैटिस्टिक्स से 5-6 सवाल आएंगे तो एक सवाल डिस्पर्जन का भी होना चाहिए। अब डिस्पर्जन के कई सारे मेजर्स होते हैं, जाहिर सी बात है उनमें से सवाल किसी एक से पूछा जाएगा, पर पढ़ना तो सब पड़ेगा। वंशिका, एमसीक्यू में डाउट था, एमसीक्यू में डाउट है। चलो ये क्लास, ये इसके एंड, क्लास एंड होने के बाद वो डाउट क्लियर कर दूंगा, जो भी होगा। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्पर्जन। आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि डिस्पर्जन आखिर है क्या, एक सिंपल भाषा में, ताकि मेरे समझ में आ जाए कि जो चैप्टर में पढ़ने जा रहा हूं वो किस बारे में है। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने 3 सेट एग्जाम्पल में रख रहा हूं, सेट 1, है ना, सेट 2, सेट 3, है ना। ये 3 सेट ऑफ डेटा है, जिसमें पहले सेट का डेटा देखो, जिसमें हर वैल्यू कितनी है, 10 10 10 10 10, 5 वैल्यूज हैं, 10 10, टोटल कितनी हुई, 50। अगर मैं इसका एवरेज लूं तो सिग्मा एक्स, ये एक्स बार, तो एक्स बार आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि पांचों को जोड़ो, 50 को 5 से डिवाइड कर दो, इसका एवरेज भी आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय, सीधे लिख देते हैं 10। दूसरा सेट देखो, इसमें एक वैल्यू है 8, एक है 9, एक है 10, 11, 12। अगर आप इसका टोटल करो तो इसका टोटल भी 50 आएगा और इसका भी एवरेज 10 ही आएगा।
तीसरा सेट देखो, इसमें एक वैल्यू 2, 6, 10, 12, 20। जब आप इसका टोटल करोगे तो इसका भी टोटल 50 आएगा और एवरेज इसका भी 10 आएगा। यानी इन टर्म्स ऑफ एवरेज तीनों सीरीज में कोई अंतर नहीं है। अगर एवरेज के आधार पर मैं देखूं तो तीनों का एवरेज 10-10 है, तो तीनों सीरीज में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हर सीरीज का एवरेज 10 है। लेकिन आप वैल्यूज को देखो, इस डेटा सेट में हर वैल्यू 10 है। पहली वैल्यू 10, दूसरी भी 10, तीसरी भी 10, चौथी भी 10, पांचवी भी 10, एवरेज भी 10। ठीक है। इस डेटा सेट में वैल्यूज जो हैं वो एवरेज के बराबर तो नहीं है। वैल्यूज मतलब एवरेज से डिफर कर रही हैं। एवरेज क्या होता है? अपने डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैं कहूंगा ये वाला एवरेज तो अपने डेटा सेट का एकदम परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि डेटा सेट की सारी वैल्यूज भी 10-10, एवरेज भी 10, तो परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ये वाला एवरेज अपने डेटा सेट का परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि इस डेटा सेट का रेंज क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 12। सबसे छोटी वैल्यू है 8। इस डेटा सेट का रेंज 4 का है। मतलब बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये जो वैल्यूज हैं वो अपने एवरेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है। परफेक्ट तो नहीं है, ये 10 अपने डेटा सेट का परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, पर एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, बिकॉज इस डेटा सेट की जो वैल्यूज हैं वो अपने एवरेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप देखिए, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं तो एक वैल्यू 8 है, एक 9 है, एक 10 है, एक 11 है, एक 12 है, करीब करीब है वैल्यू। और इसका जो एवरेज है वो भी हर एक डेटा से ज्यादा दूर नहीं है। इस डेटा सेट में अगर मैं देखूं तो यहां पर रेंज कितना है? सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 20 है। यानी कि आप देखो इस डेटा सेट के मिनिमम मैक्सिमम में ही कितना अंतर है। और इस डेटा सेट की जो वैल्यूज हैं, वेरियस वैल्यूज हैं, वो अपने एवरेज से थोड़ी ज्यादा दूर हैं। 2 का जो वैल्यू 2 है उसको भी 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वैल्यू 20 है उसको भी 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज अपने डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू को भी ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को भी ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि यहां पर भी मिनिमम व मैक्सिमम में अंतर था, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं था। देखो यहाँ पे 8 सबसे छोटी वैल्यू, 12 सबसे बड़ी वैल्यू। तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से हर एक वैल्यू अपने एवरेज से बहुत ज्यादा दूर हैं। इस वजह से ये डेटा सेट का जो एवरेज है वो उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मतलब ये 10 अपने डेटा सेट का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वजह कि इस डेटा सेट की वैल्यूज अपने एवरेज से बहुत दूर है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू 2 है तो एक 6 है, तो एक 10 है, एक 12 है, तो एक 20 है। ठीक है ना? तो बजाय इसके कि सबका एवरेज एक समान है, पर फिर भी आप देखोगे कि एवरेज हर चीज नहीं बताता एक डेटा सेट के बारे में। भाई एवरेज आपको एस्टिमेट देता है कि हाँ भाई ये जो सभी वैल्यूज है ना, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उस डेटा में जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस एवरेज के इर्द गिर्द केंद्रित है ना? ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जो सारी वैल्यूज हैं वो इसके आसपास केंद्रित है। ये एवरेज जो है अपने डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन एवरेज आपको किसी भी डेटा सेट के हर फीचर्स को रिवील नहीं करता। जैसे क्या इस एवरेज से ये पता चल पा रहा है कि कौन सा एवरेज ज्यादा रिलायबल है?
नहीं, उसके लिए आपको डेटा सेट को थोड़ा और फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। मुझे और कोई टेक्निक चाहिए ये जानने के लिए कि क्या ये एवरेज रिलायबल है? क्या मैं इस एवरेज पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं? अगर मुझे किसी भी रिसर्च में एवरेज की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास बहुत इमेंस डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, मैं उन सारे डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। जैसे मान लो कि एक यूनियन है जो स्ट्राइक पे चली गई है, 1000 लोगों की यूनियन है और बोनस के लिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कंपनी का मालिक 1000 लोगों से थोड़ी मिलेगा, वो बोलेगा भैया अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो, उससे बात कर लेंगे, है ना? तुम सबकी बातें, तुम सब क्या बोलोगे मेरे समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव बोल भेज दो, वो जो बोलेगा मैं समझ जाऊंगा। यानी कि बहुत सारे रिसर्च के लिए, डेटा को स्टडी करने के लिए, डेटा के सारे फीचर्स को स्टडी करने के लिए आपको कई बार एवरेज की जरूरत पड़ती है। पर क्या वो एवरेज रिलायबल है? क्या मैं उस एवरेज का भरोसा कर सकता हूं किसी फर्दर रिसर्च के लिए, किसी फर्दर एनालिसिस के लिए? इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस एवरेज की भी एक रिलायबिलिटी चेक हो जाए, देख लिया जाए कि ये एवरेज कितना भरोसेमंद है। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एवरेज कितना रिलायबल है? तो इसके लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल भाषा पर नहीं जा रहा, ठीक है ना? तो जैसे मैं आपसे कहूं कि यार ये वाले सेट को देखो, इस वाले सेट में हर वैल्यू 10 10 10 10 थी, इसका एवरेज भी 10 था, ये तो एकदम परफेक्ट एवरेज था। यहाँ तो हर वैल्यू भी 10 है, एवरेज भी 10 है, एकदम परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। तो ठीक है, इस डेटा सेट में, ये जो पहला वाला सेट है, इस डेटा सेट में डिस्पर्जन डज नॉट एग्जिस्ट, यहां डिस्पर्जन है ही नहीं, ये एकदम परफेक्ट एवरेज है। और किसी भी डेटा सेट में डिस्पर्जन ना हो, यह केवल तभी संभव है जब सीरीज की हर वैल्यू इक्वल हो। यानी एक डेटा सेट में हर वैल्यू इक्वल हो, तभी हम कहेंगे कि कोई डिस्पर्जन नहीं, हर वैल्यू अपने एवरेज के बराबर है। और ये बात तो अपने आप में हाइपोथेटिकल हो गई, काल्पनिक हो गई। आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, क्या वो सारा डेटा, चाहे वो किसी भी फील्ड से कलेक्ट किया गया हो, किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी से वो डेटा कलेक्ट किया गया हो, चाहे वो सेल्स का डेटा हो, चाहे वो खर्चों का डेटा हो, चाहे वो पॉपुलेशन का डेटा हो, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी से कलेक्ट किया गया डेटा हो, क्या वो डेटा सेट की हर वैल्यू इक्वल हो सकती है? नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई। यानी कि आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें डिस्पर्जन तो एग्जिस्ट करता ही है, वो तो मौजूद होता ही है। हम बस ये देखना चाहते हैं कि डिस्पर्जन कम है या ज्यादा है। साधारण भाषा में डिस्पर्जन से मेरा मतलब है कि आपके डेटा की हर वैल्यू अपने एवरेज से कितनी दूरी पर है। बहुत ज्यादा दूर है तो इसका मतलब कि डिस्पर्जन ज्यादा है, कम दूरी पर है इसका मतलब डिस्पर्जन कम है। भाई आपका जो वैल्यूज हैं, अगर वो अपने एवरेज से कम दूरी पर हैं, तो एवरेज अच्छा रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा, डिस्पर्जन कम है। और अगर मान लो आपका वैल्यूज जो है वो अपने एवरेज से बहुत दूर दूर हैं, तो इसका मतलब डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है यानी एवरेज उतना रिलायबल नहीं है, ठीक है ना? तो कई बार हमको ना एवरेज की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, स्टैटिस्टिकल में जो फर्दर एनालिसिस है उसके लिए डिस्पर्जन को मेजर करना पड़ता है। और डिस्पर्जन
किसी भी डेटा में मौजूद होता ही है। किसी भी डेटा सेट में डिस्पर्जन का मौजूद ना होना, इसका मतलब उस डेटा सेट की हर वैल्यू इक्वल है, जो कि हाइपोथेटिकल। यानी कि डिस्पर्जन तो मौजूद होगा ही होगा आपके डेटा सेट में। अब सवाल यह है कि वो कम है या ज्यादा है, ये हमें मेजर करना सीखना है। तो हम डिस्पर्जन को कैसे मेजर करें, तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं कई सारी, मेथड्स हैं कई सारे। जैसे हमारे पास सवाल आता है कि एवरेज कैसे निकालें, तो एवरेज निकालने के हमारे पास है ना मेथड, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसे डिस्पर्जन के भी हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। वो हमें बताएंगे कि किसी भी डेटा सेट में डिस्पर्जन कम है या ज्यादा है। कम या ज्यादा ही बताएंगे। नहीं है डिस्पर्जन ऐसा, तो मैंने कहा ये तो कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल हो गया, होगा तो है। अब जैसे इस वाले सेट 2 में डिस्पर्जन है, यहां पर डिस्पर्जन एग्जिस्ट करता है, लेकिन बट इट इज लो, वो कम है। डिस्पर्जन एग्जिस्ट करता तो है लेकिन कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो एवरेज है वो अपनी वेरियस वैल्यूज से ज्यादा दूर नहीं है, करीब करीब है। डिस्पर्जन यहां पर भी है, बट इट इज कंपेरेटिवली हाई। यहां पर डिस्पर्जन है मगर हाई है। तो डिस्पर्जन सेट 2 में भी है, सेट 3 में भी है, मगर सेट 2 में डिस्पर्जन कम है, सेट 3 में हाई है। याद रखना, डिस्पर्जन जितना ज्यादा उतना खराब, ऐसा मानकर चलो। डिस्पर्जन जितना कम उतना अच्छा, और डिस्पर्जन ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल है। हाँ, पर किताबी भाषा के लिए डिस्पर्जन नहीं हो किसी भी डेटा सेट में, ये कब संभव है? जब उस डेटा सेट की हर वैल्यू इक्वल हो। तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई हमारे लिए वो एवरेज या वो डेटा सेट ज्यादा रेलेवेंट रहता है जिसमें डिस्पर्जन कम हो। ठीक है ना? तो डिस्पर्जन लिटरली मीन्स स्कैटर्डनेस, बिखराव। इट शोज दैट हाउ फार द वेरियस वैल्यूज ऑफ ए सीरीज फ्रॉम देयर एवरेज। यानी कि आपके डेटा सेट में जो वैल्यूज हैं वो कितनी बिखरी हुई हैं। जैसे ये देखो ना, यहां पर जब मैं वैल्यूज को स्कैटर प्लॉटिंग कर रहा हूं, स्कैटर प्लॉटिंग मतलब ग्राफ में हर एक वैल्यू को प्लॉट कर रहा हूं डॉट डॉट करके, तो देखो ये थोड़ा सा नजदीक नजदीक दिखाई दे रहा है, बिखरा हुआ नहीं है, उतना स्कैटर्ड नहीं है। लेकिन ये वाला जो डेटा सेट है वो बहुत फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है। आपका जो डेटा, जो वैल्यूज हैं वो कितनी स्कैटर्ड है, कितनी फैली हुई है, बिखरी हुई है, इसी का मेजर करता है डिस्पर्जन। ये हमें बताता है कि जो एक डेटा सेट की वेरियस वैल्यूज हैं वो अपने एवरेज से कितनी दूरी पर है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर डिस्पर्जन हाई आता है तो ये अनफेवरेबल होगा, और अगर डिस्पर्जन लो आता है, कम आता है, तो ये फेवरेबल होगा। यानी जितना कम डिस्पर्जन उतना फेवरेबल कंडीशन, जितनी ज्यादा डिस्पर्जन उतना अनफेवरेबल कंडीशन। क्या है डिस्पर्जन का ऑब्जेक्टिव? तो हम इस चैप्टर में जब डिस्पर्जन को मेजर करना सीखेंगे तो क्या उद्देश्य है हमारा? हम एवरेज की रिलायबिलिटी को जज करना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, मैं जज कर सकता हूं कि ये वाला एवरेज जो है, सेट 3 का जो एवरेज है वो उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है,
बिकॉज यहां पर डिस्पर्जन ज्यादा आने वाला है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जो मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज है वो बहुत हाई है, जो वैल्यूज हैं अपने एवरेज से बहुत दूरी पर है, यानी पक्का है कि यहाँ डिस्पर्जन हाई आएगा। अब डिस्पर्जन एग्जैक्टली कितना आएगा उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। मैंने तो सिंपली बोल दिया कि यहाँ डिस्पर्जन हाई है, पर कितना, उसका एक कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, उसका हम लोग एक क्वांटिटेटिव फिगर निकालेंगे कि हाँ भाई इतना है डिस्पर्जन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डिस्पर्जन हाई है, यानी ये उतना रिलायबल नहीं है। ये वाला एवरेज रिलायबल है क्योंकि यहाँ डिस्पर्जन कम है। तो कहीं ना कहीं डिस्पर्जन से हम एवरेज की रिलायबिलिटी को जज कर सकते हैं कि क्या एवरेज भरोसा करने लायक है, क्या एवरेज फर्दर एनालिसिस में यूज करने लायक है। डिस्पर्जन से हमें एक डेटा सेट में जो वैल्यूज होती हैं उनके रेंज का पता चलता है। रेंज का मतलब कि एक डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, और दोनों में कितनी ज्यादा दूरी है। दूरी ज्यादा है, रेंज ज्यादा है, तो डिस्पर्जन ज्यादा, रेंज कम है तो डिस्पर्जन कम। सिंपल इज दैट। सबसे आसान तरीका डिस्पर्जन का रेंज कैलकुलेट करना ही है। रेंज रेंज इटसेल्फ अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के कई सारे मेजर्स हैं, डिस्पर्जन को मेजर करने के कई सारे मेथड्स हैं। रेंज अपने आप में एक मेथड है। देखो यहां पर रेंज 4 आ रहा था, यहां डिस्पर्जन कम है, यहां रेंज 18 आ रहा है, तो डिस्पर्जन ज्यादा है। रेंज इटसेल्फ अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो हम डिस्पर्जन के माध्यम से किसी भी डेटा सेट का रेंज जान सकते हैं। टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सेट हो, डेटा सेट हो, तो हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं उनकी वेरिएबिलिटी में, स्टेबिलिटी में। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास एक विराट कोहली का 1 2 3 4 5 मैच का डेटा है, और मेरे पास एक रोहित शर्मा का भी 5 मैच का डेटा है। मान लो कि वनडे सीरीज में इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को चयन करना है, किसी एक खिलाड़ी का चुनाव करना है। अब विराट कोहली ने माना कि एक मैच में 70 रन बनाए थे, एक मैच में 40 रन बनाए थे, एक मैच में उसने 50 रन बनाए थे, एक मैच में 45 रन बनाए थे, एक मैच में उसने माना कि 55 रन बनाए थे। कितने हो गए ये टोटल? 70, 40, 50, 45 और 55, 260 हो गए। अगर मैं 260 को 5 से डिवाइड करूं तो 260 डिवाइडेड बाय 5, इसका एवरेज 52 का आ रहा है। यानी कि विराट कोहली का पिछले 5 मैचेस में 52 का एवरेज। रोहित शर्मा माना कि पहले मैच में 0 पे आउट हो गया था, दूसरे मैच में उसने 100 रन मार दिए थे, तीसरे मैच में वो 0 पे आउट हो गया, चौथे मैच में वो 0 पे आउट हो गया, पांचवें मैच में माना कि उसने 160 रन मार दिए। इसने भी 5 मैच में 260 रन मार दिए, तो इसका भी एवरेज कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। क्या एवरेज आपको एक डेटा सेट की हर फीचर बता सकता है? अगर आप एक डेटा सेट को स्टडी कर रहे हो, अगर मैं डेटा स्टडी कर रहा हूं, तो एक डेटा के हर फीचर्स के बारे में एवरेज नहीं बता सकता ना। मेरे पास 2 सेट ऑफ डेटा है, लेकिन इन दोनों सेट ऑफ डेटा को मैं इस एवरेज के आधार पर जज थोड़ी कर सकता हूं, क्योंकि एवरेज के आधार पर तो विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों एक समान है। लेकिन फिर भी मैं इस डेटा सेट में अंतर तो देख रहा हूं, वो अंतर मुझे ये एवरेज दिखा पाने में सक्षम नहीं है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स में खाली एवरेज निकालना सीख लिया तो तुमने डेटा को स्टडी करना सीख लिया, ऐसा नहीं है। आपको और भी कई रूप देखने हैं डेटा के, उसके लिए आपको और भी मेजर्स सीखने पड़ेंगे। मैं देख रहा हूं यार, एवरेज भले ही सेम हो मगर फिर भी डेटा सेट में तो बड़ा अंतर है। आप देख सकते हो कि यहां पर कंसिस्टेंसी ज्यादा है।
या फिर आप कह सकते हो वेरिएबिलिटी कम है, वेरिएशन कम है, वेरिएशन कम है, और यहां पर वेरिएशन ज्यादा है। साधारण भाषा में डिस्पर्जन कम है। अरे यहां डिस्पर्जन कम है, यहां डिस्पर्जन ज्यादा है। डिस्पर्जन मतलब जो वैल्यूज हैं वो अपने एवरेज से कितनी दूर है। यहां पर एक एक वैल्यू 0 है, एवरेज 52 है, एक वैल्यू 160 है, एवरेज 52 है। यहां पर देखो मिनिमम 40 है, मैक्सिमम 70 है, एवरेज से दूरी उतनी ज्यादा नहीं। डिस्पर्जन का कम होना मतलब वेरिएबिलिटी कम होना, मतलब वेरिएशन बहुत कम है डेटा में, अप डाउन बहुत कम है, उतार चढ़ाव बहुत कम है। और जब भी डेटा में वेरिएशन कम होगा तो वो रिलायबल होगा, जब भी डेटा में वेरिएशन ज्यादा होगा तो वो कम रिलायबल होगा। भाई अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो वहां उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, वहां पे रिटर्न उतना रिलायबल नहीं है। लेकिन आप किसी बैंक में एफडी करवा दोगे तो वहां फिक्स्ड रिटर्न है, वहां वहां पे रिलायबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो डिस्पर्जन हमको किसी भी डेटा सेट की वेरिएबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, इन सब के बारे में भी समझाता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि विराट कोहली इज मोर कंसिस्टेंट देन रोहित शर्मा। भले ही दोनों ने पांचों मैचों में सेम रन मारे हैं, दोनों का एवरेज सेम है, बट डेटा को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली के डेटा में डिस्पर्जन कम है, वेरिएबिलिटी कम है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो विराट कोहली सीम्स टू बी मोर कंसिस्टेंट देन रोहित शर्मा। अगर कंसिस्टेंसी के आधार पर आपको किसी को सेलेक्ट करना है तो विराट कोहली को सेलेक्ट करना चाहिए। मतलब मैं डिसीजन मेकिंग भी कर सकता हूं ना इस आधार पर, कंपैरिजन कर सकता हूं कि यार मेरे को दो, अगर मेरे पास दो सीरीज हो, दो सेट ऑफ डेटा हो, तो मैं देख सकता हूं कि किसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, किसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है, किसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। जैसे मान लो मेरे पास दो कंपनियों के प्रॉफिट के डेटा है और मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो एक दोनों कंपनियों का प्रॉफिट सेम है, एवरेज प्रॉफिट दोनों कंपनियों का सेम है, तो आप किस आंख बंद करके एवरेज के आधार पर किसी कंपनी में पैसा थोड़ी लगा दोगे। आप देखोगे कि भले ही दोनों कंपनियों का प्रॉफिट एक समान है, पर किस कंपनी में डिस्पर्जन ज्यादा है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है। वेरिएबिलिटी मतलब कभी प्रॉफिट मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, कभी मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है, यानी कंसिस्टेंसी कम है। और कौन सी कंपनी में कंसिस्टेंसी ज्यादा है, वेरिएबिलिटी कम है, डिस्पर्जन कम है। तो भाई आप जब ये स्टडी करोगे तो आप अपने जो भी आपका प्रेफरेंस होगा उसके आधार पर आप सही इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे मैं रिस्क टेकर नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाना इन्वेस्ट करूंगा जहां पर डिस्पर्जन कम हो, वेरिएबिलिटी कम हो, प्रॉफिट में उतार चढ़ाव कम होता हो। तो हमारे डिसीजन मेकिंग में भी डिस्पर्जन का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा डेटा सेट होते हैं तो हम उसमें कंपैरिजन करने के लिए, मतलब कंपैरिजन वाला जो फैसिलिटी है वो भी डिस्पर्जन प्रोवाइड करता है। बेसिस ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, डिस्पर्जन के आधार पर आप बाकी की स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट भी कर सकते हो। जैसे हम इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस बिना डिस्पर्जन की नॉलेज के आप मेजर ही नहीं कर सकते। स्क्यूनेस मेजर करने के लिए डिस्पर्जन की नॉलेज होनी चाहिए, कोरिलेशन निकालने के लिए डिस्पर्जन की नॉलेज होनी चाहिए, रिग्रेशन निकालने के लिए, रिग्रेशन हालांकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मगर मैंने कहा कि इसके आगे भी कई सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जिन्हें सीखने के लिए डिस्पर्जन आपको निकालना आना चाहिए। इस स्क्यूनेस निकालने के लिए भी डिस्पर्जन की जरूरत पड़ती है, कोरिलेशन निकालने के लिए भी पड़ती है, और ये तो हमारे कोर्स का हिस्सा भी है। तो हम आगे जो दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके बाद वाले, उसमें पूरे डिस्पर्जन में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे सब कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर हम लोग डिस्पर्जन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आप मुझे बताओ क्या यहां तक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है डिस्पर्जन का? क्योंकि मैं ज्यादा टेक्निकल भाषा में आपको फंसाना नहीं चाहता, आपको एक सिंपल भाषा में समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं।
क्या आपको डिस्पर्जन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो हैंड रेस करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब सवाल आता है कि डिस्पर्जन को मेजर करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं और हमें सारे पढ़ने हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। और अगर एग्जाम में यहां से कोई सवाल आया तो इन सब में से, यानी पूरे चैप्टर में से कोई एक ही सवाल पूछेगा। मतलब बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि इसी चैप्टर से 2 सवाल आ गए, तो बहुत रेयर है ऐसा होना। लेकिन हाँ, इस सवाल से, इस पूरे चैप्टर से एक सवाल तो कन्फर्म। वो आसान से आसान भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, थोड़े अच्छे लेवल का भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में बहुत स्कोप है, यहाँ से पूछने के लिए बहुत कुछ है एग्जामिनर के पास। ठीक है। और आप आसान से आसान मेथड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले पेपर उठाकर देखोगे तो आपको रेंज का भी सवाल दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो सारे मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। तो अगर यहाँ से वो 2 सवाल भी पूछ लेगा तो उतना आश्चर्य में होने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो यहाँ से 2 सवाल भी पूछ सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक तो कन्फर्म है कि पूछेगा ही। तो डिस्पर्जन को मेजर करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। एक तरीका हो गया हमारा रेंज। रेंज वही जो मैंने अभी बताया कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, रेंज निकाल लो, डिस्पर्जन का अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ डिस्पर्जन कम है, कहाँ ज्यादा है। एक तरीका है क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको क्वार्टाइल्स निकालने आने चाहिए। अभी पिछला चैप्टर मैंने पार्टीशन वैल्यू पढ़ाया, क्वार्टाइल निकालना तो आपको आता ही होगा। इसी तरह से एक तरीका है मीन डेविएशन, एमडी। एक तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। एक तरीका है वेरियांस और एक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हमारे पास डिस्पर्जन को मेजर करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है। और ये जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे सब कैरी फॉरवर्ड भी होगा, मतलब आने वाले चैप्टर्स में भी इनका इस्तेमाल होगा। हाँ, ये जो वेरिएंस है या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आ गया तो वेरिएंस भी निकालना आ जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना आ जाएगा, मात्र 5 मिनट में। यानी टेक्निकली हमें 4 ही मेथड पर फोकस करना है। पढ़ना तो सब है, मतलब दिमाग 4 मेथड पर लगाना है। वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना आ गया। तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मेनली ये 4 मेथड है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी एक मेथड है, पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है। तो यही हमें एक एक करके सारे पढ़ने हैं। जब ये 6 के 6 मेथड कंप्लीट हो जाएं तो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। सबसे पहले बात करेंगे रेंज की। सबसे सिंपलेस्ट मेजर है ये, सबसे सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इससे आसान कोई तरीका ही नहीं हो सकता। और एग्जाम में यहां से भी सवाल आए हैं, मतलब कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम सोचते हैं ना, जैसे पेपर बहुत मुश्किल मुश्किल मुश्किल, दिमाग में हम इस तरह का इमेज बनाकर चलते हैं। तो दिमाग में था मुश्किल, पेपर आ गया आसान, और हम आसान के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें आसान भी लगने लग गया मुश्किल। तो कई बार चीजें पेपर में इतनी आसान आती हैं कि वो आसान पर मेरा ध्यान ही नहीं था, उतना मैं सोच कर नहीं चल रहा था कि यार यहां से भी पूछ लेगा, या फिर ये सोचकर चल रहा था कि ये तो मैं कर ही लूंगा। तो कई बार ऐसी चीजें हमें ज्यादा फंसाती हैं। रेंज जो है सबसे साधारण मेथड है डिस्पर्जन को मेजर करने का।
क्या है रेंज? ये एक डिफरेंस है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। एक सीरीज की सबसे बड़ी और छोटी वैल्यू के डिफरेंस को रेंज कहते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर और एक रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। क्या होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव, जरा समझना। ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करेंगे पूरे चैप्टर में। एब्सोल्यूट मेजर, रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यह है एब्सोल्यूट मेजर। एल है यहां पर लार्जेस्ट वैल्यू, एस है यहां पर स्मॉलेस्ट वैल्यू। और इसका जो रिलेटिव मेजर होता है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब ये एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं बोलूं कि एक बच्चा है ए, एक बच्चा बी, एक के नंबर आए एग्जाम में 40 और एक बच्चा है जिसके नंबर आए 60। एक बच्चे के नंबर आए 40, एक बच्चे के नंबर आए एग्जाम में 60। अगर हम पूछें कि हु इज मोर इंटेलिजेंट, है ना, नंबर के आधार पर, तो जाहिर सी बात है कि ये फिगर्स के आधार पर तो मैं यही बोलूंगा कि बी इज मोर इंटेलिजेंट देन ए, बी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, ये जो मार्क्स है ना, ये एब्सोल्यूट फिगर है। ये मार्क्स जो हैं, ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स एब्सोल्यूट फिगर है। ठीक है ना? जैसे इसके 40 नंबर हैं, इसके 60 नंबर हैं, ये एब्सोल्यूट फिगर। एब्सोल्यूट फिगर के आधार पर मैं जज कर रहा हूं कि बी ज्यादा इंटेलिजेंट है। पर एब्सोल्यूट फिगर्स के आधार पर जब आप कंपैरिजन करते हो तो कई बार वो कंपैरिजन बायस्ड हो जाती है। वो कंपैरिजन जो होती है वो उतनी रिलायबल या अफेक्टिव नहीं रहती। जैसे आपने ज्यादा नंबर देखा तो जो बड़ा फिगर था आपने उसे अच्छा मान लिया, छोटे फिगर को आपने खराब मान लिया। यानी कि जो अच्छा दिख रहा है उसे अच्छा मान लिया, जो अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसके नंबर कम दिख रहे हैं, आपने उसको कम इंटेलिजेंट जज कर लिया। तो एब्सोल्यूट फिगर्स में बाइज्डनेस है, जो ज्यादा दिख रहा है उसे बेहतर मान लिया। ये एक तरह का बाइज्डनेस हो गया। अगर आप ट्रू कंपैरिजन करना चाहते हो तो ट्रू कंपैरिजन करने के लिए एब्सोल्यूट फिगर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ट्रू कंपैरिजन करने के लिए आपको रेशो का इस्तेमाल करना चाहिए। रेशो से अनबाइज्ड कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि रेशो सिर्फ ये नहीं देखता कि फिगर्स किसकी बड़ी है किसकी छोटी है। ठीक है? रेशो तो कई प्रकार के होते हैं ना। रेशो हमने पढ़ा है, वे रेशो को परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं, रेट में भी दिखा सकते हैं। यहां पर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। जैसे रेशो, जैसे 1a/b या a/b या a/b इंटू 100, रेशो को किसी भी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि रेशो के आधार पर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन अनबाइज्ड होता है, ज्यादा रिलायबल और इफेक्टिव होता है। जैसे मैंने देखा कि इसके 40 नंबर आए हैं 50 में से और इसके 60 नंबर आए हैं 100 में से। अगर मैं इसका रेशो लूं तो 80% इसका रेशो आ रहा है, और अगर मैं इसका रेशो लूं तो इसका रेशो 60% आ रहा है। बताओ, रेशो निकालने के बाद अगर पूछूं कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है,
तो अब तो मेरा राय बदल गया, अब तो मेरा जजमेंट चेंज हो गया, अब तो मैं बोलूंगा कि ए इज मोर इंटेलिजेंट। अब जो आपने कंपैरिजन किया ये अनबाइज्ड था, ये फिगर्स के आधार, एब्सोल्यूट फिगर्स के आधार पर नहीं था। ये जो कंपैरिजन आपने किया रेशो के आधार पर, इसी को कहते हैं रिलेटिव मेजर। इसे कहते हैं रिलेटिव मेजर। ऊपर जो आप कर रहे थे वो था एब्सोल्यूट मेजर। जो रिलेटिव मेजरमेंट होता है वो रेशो के आधार पर होता है। कंपैरिजन को अनबाइज्ड बनाने के लिए, टू मेक द कंपैरिजन अनबाइज्ड एंड मोर इफेक्टिव, रिलेटिव मेजर इज प्रेफर्ड। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए का प्रॉफिट है, सालाना प्रॉफिट 50 लाख रुपए, और कंपनी बी का सालाना प्रॉफिट है 200 लाख रुपए। बताओ आप किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? अगर मैं प्रॉफिट को देखूं तो भाई मैं तो प्रभावित हो जाऊंगा ना 200 लाख की फिगर देखकर। 50 लाख और 200 लाख में कोई कंपैरिजन है क्या? 200 लाख बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, जो ज्यादा दिख रहा है मैं इसी को बेस्ट मान रहा हूं। मैं तो बी कंपनी को ज्यादा अच्छी कंपनी मानकर उसमें पैसा लगा दूंगा। मैंने जो डिसीजन मेकिंग करी वो बाइज्ड हो गई, क्योंकि वो इस फिगर्स के आधार पर थी। बाद में मैंने देखा कि ये जो प्रॉफिट कमा रहा है 50 लाख रुपया, ये अपने बिजनेस में 50 लाख रुपया 100 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कमा रहा है। यानी इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 50% का है, या 0.5 आप कह सकते हो कि 100 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50% है। ये 200 लाख रुपया कमा रहा है 1000 लाख रुपया अपने बिजनेस में लगाकर। यानी 1000 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तब 200 लाख रुपया सालाना कमा रहा है। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है। बताओ बीइंग एन इन्वेस्टर अब आप किस कंपनी में जाना प्रेफर करोगे? अगर आप ये रेशो नहीं निकालते तो आप एक गलत डिसीजन ले लेते, आप कंपनी बी में पैसा लगा देते। अगर कंपनी बी में मैं 100 रुपया लगाऊंगा तो मैं 20 रुपए का ही रिटर्न पाऊंगा, यहां 100 रुपया लगाऊंगा तो 50 रुपए का रिटर्न पाऊंगा। यानी आप गलत कंपनी में पैसा लगा देते, क्योंकि आप एब्सोल्यूट फिगर्स के आधार पर जजमेंट कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। अगर सही कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन रिलेटिव मेजर्स के आधार पर होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजर्स के आधार पर नहीं होना चाहिए। आप समझे रिलेटिव और एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? यही चीज हम लोग रेंज में भी करते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक डेटा सेट की सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सबसे बड़ी वैल्यू 20 है, तो 20 माइनस 2 यानी कि इसका रेंज 18 आ रहा है। ठीक है। और एक डेटा सेट है जिसमें सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू 100 है और सबसे छोटी वैल्यू 80 है, तो इसका जो रेंज है वो 20 आ रहा है। तो मैं बोलूंगा यार दो 20 और 2 का इसका रेंज 18। यहाँ पर एक वैल्यू है 100 और एक वैल्यू है 80, इसका रेंज है 20। बताओ रेंज के आधार पर डिस्पर्जन किस में ज्यादा है? पहले वाले डेटा से ये दूसरे वाले डेटा सेट में। दूसरे वाले डेटा सेट में डिस्पर्जन ज्यादा है, क्योंकि इसका रेंज 20 आ रहा है, इसका रेंज 18 आ रहा है। पर मेरे भाई यहां पर सबसे मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 20 है, अंतर तो देखो। परसेंटेज में, परसेंटेज में 90% का अंतर, और यहां पर मिनिमम 80 है और मैक्सिमम 100 है, अंतर तो देखो खाली 20% का अंतर है। यानी कि यहां वैल्यूज की जो दूरी है ज्यादा, मतलब वैल्यू ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम के बीच में बहुत ज्यादा दूरी थोड़ी है, 20% की दूरी है। और यहां मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में 90% की दूरी है। खाली तुम 18 और 20 के आधार पर जज करोगे तो गलत जजमेंट कर लोगे, क्योंकि तुमने कहा यहां तो लार्जेस्ट वैल्यू 100 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 80 है, रेंज 20 का है। यहां लार्जेस्ट वैल्यू 20 है, स्मॉलेस्ट 2 है, रेंज 18 का है।
ये वाली सीरीज खराब लग रही है क्योंकि यहाँ तो रेंज ज्यादा है यानी डिस्पर्जन ज्यादा है, डिस्पर्जन ज्यादा मतलब खराब, डिस्पर्जन कम मतलब सही। तो क्या आपकी जजमेंट ठीक हो रही है, गलत हो रही है? क्योंकि आप एब्सोल्यूट फिगर के आधार पर जज कर रहे हैं, जबकि यहाँ डिस्पर्जन, यहाँ रेंज भले ही कम हो मगर देखो तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर कितना है, और यहाँ रेंज भले ही ज्यादा हो मगर देखो अंतर कितना कम है। हर चीज ये एब्सोल्यूट मेजर आपको नहीं बताएगा। अगर आपको सही ट्रू कंपैरिजन करना है, अपने कंपैरिजन को अनबाइज्ड रखना है, तो रिलेटिव मेजर करना पड़ेगा। क्या है रिलेटिव मेजर? रिलेटिव मेजर इज नथिंग बट द रेशो। ठीक है ना? इट इज यूजफुल फॉर द पर्पज of making comparison between two or more data set। यानी दो या दो से ज्यादा सीरीज के बीच में जब आपको कंपैरिजन करना होता है तब आप रिलेटिव मेजर को प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि एब्सोल्यूट मेजर को। अब रिलेटिव मेजर को रेशो कैसे निकालते हैं? तो रेशो निकालने का एक तरीका होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है वो रेशो ही है एक प्रकार का। तो हम रेंज का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं यानी रेशो निकाल रहे हैं। इसी रेशो को रिलेटिव मेजर कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब मैं रेंज निकाल रहा हूं तो कोफिशिएंट निकालने की क्या जरूरत है, रेशो निकालने की क्या जरूरत है? क्योंकि कई बार कंपैरिजन करने के लिए रेंज काम नहीं आएगा, रेशो काम आएगा, कोफिशिएंट काम आएगा। तो हम लोग रिलेटिव मेजर भी निकालना सीखेंगे, एब्सोल्यूट मेजर भी निकालना सीखेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जब कंपैरिजन करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। क्या आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर में अंतर समझ में आ रहा है? रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर क्या है? तो ये है कुल मिलाकर रेंज निकालने का फॉर्मूला और उसका कोफिशिएंट यानी कि रेशो निकालने का फॉर्मूला। तो रेंज और रेंज का कोफिशिएंट यानी रेशो निकालने का फॉर्मूला। रेंज निकाला तो एब्सोल्यूट मेजर, उसका कोफिशिएंट निकाला तो रिलेटिव मेजर। ठीक है ना? अच्छा, अब हमारे तीन तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कंटिन्यूअस सीरीज होती है। भाई ये किताब अब कंप्लीशन की तरफ है, धीरे धीरे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम किताब को कब खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस स्टेज पर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं, ये तो बहुत बार समझा चुके हैं। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपको इसकी पहचान करना, कन्वर्जन करना या इससे रिलेटेड जितनी भी बारीक बातें हैं वो सब आपको आती होंगी। आती है ना? तो हम हर सीरीज में रेंज कैसे कैलकुलेट होता है सीखते हैं फटाफट से। तो इंडिविजुअल सीरीज में रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो रेंज कैलकुलेट होगा L माइनस एस और कोफिशिएंट ऑफ रेंज शॉर्टकट में लिख देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट होगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ये रेशो हो गया ना? ये रेशो हो गया। देखो क्या हो गया रेशो? L माइनस एस 2, L प्लस एस लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू 22। ठीक है ना? तो इसका रेशो देखो, तो जो रेंज था उसी का रेशो, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में ये काम करना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा सेट को असेंडिंग डिसेंडिंग अगर कर लोगे तो थोड़ा सा मिनिमम और मैक्सिमम खोजने में आसानी होती है, क्योंकि जब मैं किसी डेटा सेट को घटते से बढ़ते हुए क्रम में या बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखूंगा तो दो
एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं इस डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, तो पहले सबसे छोटी घटते से बढ़ते हुए क्रम में, तो 2 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, 25 आएगा और 36 आएगा। तो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स मुझे शुरुआत में और अंत में ही मिल गए। भाई अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग करोगे तो आपको जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वही तो चाहिए होते हैं ना। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एकदम हाईएस्ट हो या एकदम लोएस्ट हो, वही एक्सट्रीम होते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम में ये हो गया लार्जेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट। पर ये असेंडिंग करना, पर ये इस डेटा सेट को असेंडिंग करना कंपलसरी नहीं। मैं तो ये यहाँ पर भी तो देख सकता था, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 36। पर कई बार ना नजरें धोखा खा जाती हैं एग्जाम में, खास करके क्योंकि एग्जाम में टेंशन है, तो कई बार नजरें धोखा खा जाती हैं। कई बार हमको दिखता नहीं है, हमको ऐसा लग यही यही सीरीज एग्जाम में पढ़कर आया और मैं गलती से ना लार्जेस्ट इसको लगा के आ गया। जब घर में पढ़ा तो ध्यान आया, अरे यार 36 भी तो था इसमें। तो कई बार नजरें ना धोखा खा जाती हैं। जब डेटा सेट ज्यादा होता है तो हम आंखें उलझ जाती हैं। कई बार वो सामने है चीज मगर उसको देख नहीं पा रही, तो कई बार ऐसा होता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर कभी रेंज निकालने वाला सवाल आ जाए, उसको असेंडिंग कर लो, है ना, रिस्क लेने से अच्छा। कितना टाइम लगेगा डेटा सेट को असेंडिंग करने में? 10 सेकंड भी नहीं लगे। पॉइंट ये है, मैं ये कह रहा हूँ जरूरी नहीं है, अगर आप बिना असेंडिंग किए भी कर सकते हो तो करो, पर कई बार क्या होता है आंखें उलझ जाती हैं। तो यहां पर अगर मैं रेंज निकालूं तो L माइनस एस यानी कि 36 माइनस 2 34 हो गया। और अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालूं तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, 36 माइनस 2 36 प्लस 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 34 डिवाइडेड बाय 38.89 आ जाएगा। 0.89 बोलो या 89% बोलो, एक ही बात है। कोफिशिएंट को फ्रैक्शन में दिखाते हैं, परसेंटेज में नहीं दिखाते, बात एक ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे 100 में से 60 नंबर आए, तो क्या मैं इसे 0.6 बोल सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसे 60% भी बोल सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसे 6/10 या 3/5 भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल। आप तो रेशो को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। पर जो कोफिशिएंट होता है जनरली उसको फ्रैक्शन में ही एक्सप्रेस किया जाता है। आप इसको 89% भी लिख सकते हो, पर जनरली वो फ्रैक्शन में ही एक्सप्रेस किया जाता है। अच्छा, और कोफिशिएंट जो है वो 1 से कम आता है। जनरली जो कोफिशिएंट का जो रेंज होता है वो 1 से ज्यादा नहीं होता। भाई कोफिशिएंट जो होगा, जब परसेंटेज निकालोगे तो मैक्सिमम कितना होता है? 100%, तो 100 से कम ही आएगा। ये जो 1 से ज्यादा, ये तभी आ सकता है जब आपकी कोई वैल्यू माइनस वाइनस में हो, तो तब हो सकता है कि कोफिशिएंट 1 से ज्यादा आए। अदरवाइज मैंने बोला जनरली कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा 1 से कम ही होता है। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं इस डेटा सेट को असेंडिंग करूं तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? सबसे छोटी वैल्यू टाइप करो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? भाई माइनस में हम जितना ज्यादा आगे जाएंगे वैल्यू उतनी छोटी होती रहेगी। माइनस में माइनस में आपका जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो -20 सबसे छोटी है, उससे छोटा -1 है, उससे छोटा माइनस का
0 1 है, मतलब बड़ा एक्चुअली सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ी ये वाली वैल्यू है। तो जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो हमें मिल गई। तो अब आप यहाँ पर रेंज निकालो L माइनस एस, प्लस माइनस का ध्यान रखना है भाई। लार्जेस्ट वैल्यू 5 है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस का 20 है, तो रेंज आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रेंज 25 का आ जाएगा, रेंज 25 हो जाएगा। L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, तो 5 माइनस माइनस का 25 अपॉन 5 प्लस माइनस का 25, सॉरी माइनस का 25 बोल रहा हूँ यार, 20। तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, वो आपका 25 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका माइनस का 15। तो माइनस में जो भी आ जाए आपका, कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 15, 1.67। ठीक है, तो ये है आपका रेंज निकालने का तरीका। अगर मान लो इंडिविजुअल सीरीज में कभी कुछ उलझन हुई तो वो प्लस माइनस वाले फिगर्स के साथ ही होती है, वो ध्यान से हैंडल करना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें हर वैल्यू को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया जाता है। वैल्यूज को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो हर वैल्यू को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हर फिक्स्ड वैल्यू को उसकी रिपीटेशन के साथ प्रेजेंट किया जाता है, यानी एक वैल्यू जितने बार रिपीट हुई होगी उसको उसकी रिपीटेशन के साथ दिखाया जाएगा। जैसे कि 5 एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हुई है, 10 एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हुई है। ये डिस्क्रीट सीरीज है यार, सीरीज की पहचान थोड़ी ना अब हम सीखेंगे, ये तो बहुत बार हो चुका। अब डिस्क्रीट सीरीज में रेंज कैलकुलेट करना है, तो याद रखना रेंज कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यूज के आधार पर। ये सबसे छोटी वैल्यू 5 है, सबसे बड़ी वैल्यू 25 है। अरे भाई 25 4 बार भले ही रिपीट हुई, पर सबसे बड़ी वैल्यू तो 25 ही है ना। 5 2 बार रिपीट हुआ, पर सबसे छोटी वैल्यू तो 5 ही है ना। रिपीट भले ही 2 बार हुई हो या 10 बार हुई हो, पर वैल्यू तो सबसे छोटी है, ये बड़ी है। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है कि वो वैल्यू रिपीट कितने बार हुई, वैल्यू तो छोटी 5 ही रहेगी, बड़ी 25 ही रहेगी। वो 25 चाहे 4 बार रिपीट हो चाहे 40 बार रिपीट हो, बड़ी वैल्यू तो 25 ही। तो जब हम यहाँ पर रेंज निकालेंगे तो L माइनस एस, यानी कि 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, जो भी होगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिस्क्रीट सीरीज में भी रेंज निकालना आसान है, फ्रीक्वेंसीज को देखकर कंफ्यूज मत होना, हमें तो केवल बड़ी और छोटी वैल्यू को वहां पर लोकेट करना था। अब 5, एक डेटा सेट में 5 अगर 2 बार भी रिपीट हो रही है, मतलब 5 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हुई है, 25 एक ऐसी वैल्यू है जो 4 बार रिपीट हुई है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है 4 बार हो या 40 बार हो, बड़ी तो 25 और छोटी तो 5 ही रहेगी ना। कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है रेंज कैलकुलेट करते वक्त। कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, जहां पर फिक्स्ड वैल्यूज गिवन नहीं होती, जहां क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, और उस क्लास इंटरवल में फॉल करने वाली वैल्यूज को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे एक क्लास में 0 से 10 नंबर लाने वाले 15 बच्चे थे। अब 0 से 10 नंबर लाने वाले 15 बच्चे थे, क्या मुझे इन 15 बच्चों की फिक्स्ड वैल्यू पता है, एग्जैक्ट मार्क्स पता है कि किस बच्चे के 5 नंबर थे, किसके 6 थे, किसके 7 थे? नहीं, बस एक रेंज पता है, एक मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पता है कि भाई इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही इन 15 बच्चों की वैल्यूज है, मतलब 0 से 10 के बीच में इन 15 बच्चों के मार्क्स आए हैं। अब किसी के 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी यहां पर वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है, यहां पर क्लास इंटरवल्स गिवन है,
और उस क्लास इंटरवल में फॉल करने वाले ऑब्जर्वेशंस को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कंटीन्यूअस सीरीज भी कई प्रकार की होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। खैर, कंटीन्यूअस सीरीज में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो कंटीन्यूअस सीरीज जो है एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। बस रेंज कैलकुलेट करने के लिए वो सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अगर वो सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है या किसी अदर फॉर्म में दी गई है, तो आपको उसे पहले एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। और हैंड रेज करो, ये सब चीजें मुझे बताने की आवश्यकता है, या मतलब यही तो लेवरेज चाहिए ना कि जब ऐसी चीजें सामने आएंगी तो यहां पर हमारा फिर समय बचेगा। बोलो, क्या सीरीज कितने प्रकार की होती हैं, एक्सक्लूसिव को कि किसी भी तरह की सीरीज को एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं, क्या ये चीजें क्लियर हैं? क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर हैं तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा ना। मैं एक ही छोटी छोटी चीजों पे समय बर्बाद नहीं करना है, वहां पे आगे बढ़ना है हमको फटाफट से। इसीलिए हमने शुरुआत जो करी थी वो बेसिक से करी थी कि भले ही आपको चीजें आसान लगे, मुश्किल लगे, पर बेस यही है। इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलोगे तो आगे का सफर आसान रहेगा। खैर, जब हम ये मेक श्योर कर लें कि हमारी कंटीन्यूअस सीरीज एक्सक्लूसिव है, तो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? तो जो भी उस कंटीन्यूअस सीरीज में अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट ऑफ द लार्जेस्ट क्लास, जो सबसे बड़ा क्लास है, उस क्लास की अपर लिमिट को हम एल कहेंगे, और जो सबसे छोटा क्लास होगा उसकी लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास, उसे हम एस कहेंगे। जैसे ये एक डेटा सेट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये डेटा सेट, पहले तो ये कंटीन्यूअस सीरीज है और कंटीन्यूअस में भी एक्सक्लूसिव है। देखो, पहला क्लास इंटरवल जहां खत्म वहीं से दूसरा शुरू, दूसरा जहां खत्म वहीं से तीसरा शुरू, तीसरा जहां खत्म वहीं से चौथा शुरू। ठीक है, जो भूल भी रहा हो थोड़ा बहुत तो स्टैटिस्टिकल सीरीज वाला पीडीएफ रिवाइज कर लेना। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो कंटीन्यूअस सीरीज है वो एक्सक्लूसिव है, इसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट कंडीशन में है सीरीज। क्योंकि हमको रेंज कैलकुलेट करने के लिए एक्सक्लूसिव फॉर्म ही चाहिए था, ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। तो अगर ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी और आखिरी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है रेंज कैलकुलेट करते समय, फ्रीक्वेंसी तो बस रिपीटेशन है उस वैल्यू का। हमें तो वैल्यू में बड़ी और छोटी वैल्यू खोजनी थी। अब यहां पर कंटिन्यूअस सीरीज में कंटिन्यूअस सीरीज में फिक्स्ड वैल्यूज तो होती नहीं है, तो यहां पर हम क्लास इंटरवल के आधार पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू खोजेंगे। जो सबसे छोटा क्लास है उसकी लोअर लिमिट स्मॉलेस्ट वैल्यू और सबसे बड़े क्लास की अपर लिमिट आपकी लार्जेस्ट वैल्यू। फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं। तो हमारा रेंज कैसे निकलेगा? एल माइनस एस निकाल लेना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस निकाल लेना। कैलकुलेशन खुद करते रहना। ठीक है, तो अगर मैं कोई कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं तो आप उसे खुद कर लेना, है ना, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा। अब जैसे ये वाला सीरीज है, ये भी एक कंटिन्यूअस सीरीज है, लेकिन इसमें पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट में अंतर है। ये 19 पे खत्म तो 20 से शुरू, 29 पे खत्म तो 30 पे शुरू। जनरली ये अंतर कितने का होता है? 1 का होता है। तो ये एक इंक्लूसिव सीरीज है। इसे इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं? जब आप इस क्लास को पढ़ना सीखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं और इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं। खैर, अगर ये इंक्लूसिव है तो अभी ये सीरीज रेंज निकालने के लिए परफेक्ट कंडीशन में नहीं है।
आपको सबसे पहले इन क्लास इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। बताओ इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए ये काम आप खुद करो। बताओ अगर मैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना तो पहला वाला क्लास क्या होगा? पहला वाला क्लास होगा 9.5 टू 19.5। अरे सिंपली एक काम करना है कि लोअर लिमिट में माइनस कर देना है 0.5 और अपर लिमिट में प्लस कर देना है 0.5। ये लोअर लिमिट L1 अपर लिमिट L2। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। इसमें लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करोगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करोगे और ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है या सेम रहती है? क्या फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से करना होगा या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? तो जब हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। तो अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई यानी रेंज निकालने के लिए परफेक्ट कंडीशन में आ गई। तो अब पहले क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू और आखिरी सबसे बड़े क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो लार्जेस्ट वैल्यू। अब आप यहाँ पर रेंज खुद निकालो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज खुद निकालो, ये कैलकुलेशन आप खुद करो। कर लोगे ना? कैलकुलेशन करने में समय क्यों बर्बाद करना? घर में करना, आपकी कैलकुलेशन भी इससे इंप्रूव होगी। कॉन्सेप्ट समझो बस। अगर मान लो ये, पहले ये बताओ ये कौन सी सीरीज है? मिड वैल्यू को मैक्स बोलते हैं। बताओ ये कौन सी सीरीज है? देखने में ये डिस्क्रीट सीरीज जैसी प्रतीत होती है कि भाई एक वैल्यूज दी हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं, फिक्स्ड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज। पर ये फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, ये मिड वैल्यूज हैं। और मिड वैल्यू का ओरिजिन क्या होता है? मिड वैल्यूज कहां से निकलती हैं? मिड वैल्यूज क्लास इंटरवल से ही निकलती हैं। मिड वैल्यू सीरीज बस एक्सक्लूसिव सीरीज का एक प्रकार है, एक फॉर्म है। मिड वैल्यू को वापस से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। किसी को याद है ये जो मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20। ये जो 5 5 का अंतर दिखाई दे रहा है मिड वैल्यूज में, इसे हम क्या बोलते हैं? आई इंटरवल। और इसी के आधार पर फिर हम करेक्शन फैक्टर निकालते हैं और मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई? आई को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 2.5। ये करेक्शन फैक्टर हो गया। अब हर मिड वैल्यू में 0.25 एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो। हर मिड वैल्यू में एक बार घटाना है 0.25, एक बार जोड़ देना है। तो जो भी आई आता है उसको 2 से डिवाइड करके करेक्शन फैक्टर निकाल लो। करेक्शन फैक्टर मेरा 2.5 आया और 2.5 हर मिड वैल्यू में एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो। 5 में एक बार घटा दूंगा तो 2.5 आ जाएगा, एक बार जोड़ दूंगा तो 7.5 आ जाएगा। 10 में एक बार घटा दूंगा तो 7.5 आ जाएगा, जोड़ दूंगा तो 12.5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो मेरा जो मिड वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर ये हो गया मेरा S, ये हो गया मेरा L, और रेंज निकालना है, रेंज निकालो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, वो निकालो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ये काम आप खुद करते रहो। क्या आपको रेंज तीनों सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया? क्योंकि डिस्पर्जन का सबसे आसान तरीका रेंज ही है और एग्जाम में आया है यहां से सवाल, तो आप इसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आसान है तो क्या हुआ, कई बार पेपर में भी तो आसान सवाल आते हैं।
अब रेंज में क्या-क्या कमियां हैं? अपने आप में परफेक्ट मेथड तो नहीं है, इसीलिए हमें और मेथड देखने को मिल रहे हैं। रेंज अपने आप में परफेक्ट मेथड होता डिस्पर्जन को मेजर करने का, तो फिर बाकी मेथड की जरूरत ही नहीं थी। हर मेथड की कुछ कमियां होती हैं जिसको ओवरकम करता है दूसरा मेथड, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? डिमेरिट्स। इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो मेथड एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता हो उस मेथड को उतना इफेक्टिव नहीं मानते। मतलब कि अगर किसी डेटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यू से रेंज प्रभावित होता है। अगर ये बड़ी वैल्यू और बड़ी हो जाए, ये छोटी वैल्यू और छोटी हो जाए, तो रेंज इससे प्रभावित होगा। रेंज एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित होता है क्योंकि रेंज निकाला ही एक्सट्रीम वैल्यूज के आधार पर जाता है। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं? जो डेटा सेट की सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं, और उन्हीं के आधार पर रेंज का कैलकुलेशन होता है। तो रेंज एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित होता है, ठीक है, जो कि किसी भी मेजरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित होने वाला मेथड उतना रिलायबल नहीं माना जाता। हमने एवरेज में भी ये पॉइंट बार बार डिस्कस किया था। अर्थमेटिक मीन निकालते थे तो हमने कहा था कि अर्थमेटिक मीन भी एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित होता है। हमने कहा था मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित नहीं होता। हमने कहा था ज्योमेट्रिक मीन भी एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित नहीं होता। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब देखो एक डेटा सेट में कितना सारा ऑब्जर्वेशन, मतलब आप जब किसी वेरिएबल से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो तो आपने कितना सारा डेटा कलेक्ट किया, लेकिन आप रेंज कैलकुलेट करने के लिए केवल सबसे छोटी है उसमें क्या फीचर्स हैं वो तो हम देख ही नहीं रहे। यानी कि रेंज की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये एक डेटा सेट की केवल दो ही वैल्यूज को कंसीडर करता है, बाकी सारी वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। यानी कि हम एक ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, जो आपके पास लाखों में डेटा क्यों ना हो, उस लाखों में भी डेटा होने के बावजूद हम उसमें से केवल एक छोटी और एक बड़ी वैल्यू के आधार पर ही मेजरमेंट कर, बाकी सारे डेटा को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इसमें हर डेटा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड सीरीज आप जानते हो ना, जिसमें पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और आखिरी की अपर लिमिट गायब होती है। जैसे मैं बोलूं बिलो 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 एंड अबव, ठीक है, मैंने इस तरह से डेटा अरेंज किया है। बिलो 10 में लोअर लिमिट पता नहीं है, 30 एंड अबव में अपर लिमिट पता नहीं है। ये ओपन एंडेड सीरीज, जिसमें पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और आखिरी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। तो ऐसे डेटा सेट में तो फिर आप कभी रेंज निकाल ही नहीं पाओगे। यानी कि रेंज कैलकुलेट करना असंभव है ओपन एंडेड सीरीज में। तो ये रेंज के कुछ डिमेरिट्स हैं। रेंज समाप्त हुआ। तो अभी हमने डिस्पर्जन के कई मेथड में से सबसे पहला मेथड रेंज पढ़ा। अभी हम आ रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन पर। पता है क्वार्टाइल डेविएशन मात्र फॉर्मूला ही आपके लिए रहेगा, मतलब इसमें भी अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा लगाऊं तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, अगर मैं आपको पार्टीशन वैल्यू ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो पीछे पढ़ी हुई चीज अगर कहीं यूज हो रही है तो फिर हमें फायदा मिलना चाहिए, हमारा समय बचना चाहिए। अगर मैंने पिछले चैप्टर में क्वार्टाइल पढ़ाया है और अब वो यूज हो रहा है तो मुझे उस पिछले चैप्टर का फायदा मिलना चाहिए।
समय बचना चाहिए मेरा, वरना फिर क्या यूज हुआ। आप मुझे पहले हैंड रेस करके बताओ, क्या आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना आ गया था? हालांकि हमने सिर्फ क्वार्टाइल नहीं, परसेंटाइल भी सीखा था, डिसाइल भी सीखा था। मैंने आपको मीडियन से कंपैरिजन करके भी बताया कि ये सब पार्टीशन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती हैं। क्या आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना आ गया है? बिल्कुल। अगर आपने उस दिन क्लास मिस कर दी तो वो आपकी हेडक है ना। बसंती दोबारा नहीं नाचेगी, ठीक है? बसंती एक ही बार नाचेगी, वो भी तब जब मैं ये बोलूं कि कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन वैल्यू एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा और इसका इस्तेमाल आने वाले चैप्टर में भी होगा, और फिर भी कोई वो क्लास नहीं दे रहा है तो फिर वो उसकी गलती है ना। फिर वो मेरे से ये नहीं कह सकता कि मेरे को दोबारा बता दो। आप उस दिन आए, आपने मेरे से पढ़ा और आपके समझ में नहीं आया और आपने मेरे से कहा दोबारा बता दो, तो फिर मुझे बताना है, फिर तो मेरा काम है। लेकिन अगर मैं आपको पहले से बता भी रहा हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, शुरू से चीजें दिमाग में रहती है ना, तो पकड़ रहती है ना टॉपिक पे। कोई चीज छूट जाए तो उतनी पकड़ नहीं रहती। फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, तो क्यों करनी है ज्यादा मेहनत जब मैं परोस ही रहा हूँ आपको? तो कुछ तो मेहनत कम होती होगी ना। यही सारी चीजें अगर हमको खुद से पढ़नी पड़े, खुद मेहनत करके सारा डेटा इकट्ठा करना पड़े, किताबें खोलनी पड़े, पन्ने पलटने पड़े, तो समय ज्यादा लगेगा, दिमाग ज्यादा खर्च होगा, इरिटेशन होगी। अब कोचिंग लगाने का यही तो फायदा हो रहा है कि भाई चीजें हमको परोस दी जा रही हैं, बस हमको उसको पढ़ने में समय बिताना है। तो अगर आप उसको मिस करोगे तो फिर ये आपकी गलती है। जिसने क्लास मिस नहीं की होगी वो कह ही नहीं सकता कि उसको क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। और अगर आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करना आता है तो क्वार्टाइल डेविएशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूले को छोड़कर। ये भी खत्म करते हैं अभी। क्वार्टाइल डेविएशन यानी हमारा जो भी समय लगेगा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन सीखने में लगेगा, ठीक है? पहले सुनो, अगर आप तीन तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? स्टेप वन, आपको सबसे पहले क्वार्टाइल कैलकुलेट करने होंगे। पहले तो सीरीज में Q1 और Q3 कैलकुलेट करना होगा जो कि आपको आता है। उसके बाद स्टेप टू क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट होगा। क्वार्टाइल डेविएशन डिस्पर्जन का एक मेजर है, डिस्पर्जन को मेजर करने का एक तरीका है। जैसे रेंज एक तरीका है, वैसे क्वार्टाइल डेविएशन भी एक तरीका है। पर क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। क्वार्टाइल्स में भी कौन सा? पहला और आखिरी, Q1 और Q3। अगर वो डिस्क्रीट सीरीज का या कंटिन्यूस सीरीज का सवाल है तो भी आपको पहले क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, पहले क्वार्टाइल्स फिर क्वार्टाइल डेविएशन। यानी क्वार्टाइल कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए। और ये तो आता ही होगा, पिछला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप रिवीजन करोगे तो भी आपको एकदम से इतने इजी नोट्स हैं कि आप जब उसको मन से पढ़ोगे ना किसी समय तो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कनेक्ट करके बताए हैं। बिल्कुल जैसे मीडियन कैलकुलेट होता है वैसे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल भी कैलकुलेट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मीडियन एक डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 में, डिसाइल 10 में, परसेंटाइल 100 में, है ना? कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, सब पार्टीशन वैल्यूज। तो जब आप किसी भी सीरीज में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, जब आप उसमें क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर लोगे तो फिर क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? पहले तो अगर आपसे इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछेगा तो कैसे नहीं, ये तो मुझे लगता है शायद इस वाले एग्जाम में भी आया था ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इस वाले एग्जाम में आया था क्या? इस वाले एग्जाम का याद आ रहा है, ASO का याद आ रहा है मेरे को? इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा था ना, इसी एग्जाम में पूछा था शायद। तो देखो कितने आसान आसान सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में। और चार फॉर्मूला पूछा था, खाली फॉर्मूले दिए थे और आपको सही फॉर्मूला चुनना था। तो रेंज पूछा था, खाली रेंज पूछा था किसका? क्वार्टाइल का। तो बताओ सबसे सबसे बड़ा क्वार्टाइल कौन सा होता है? सबसे बड़ा क्वार्टाइल होता है Q3,
और सबसे छोटा क्वार्टाइल होता है Q1, तो सबसे बड़ा क्वार्टाइल और सबसे छोटा क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल का रेंज हो गया, यही आपसे पूछा गया था इस वाले एग्जाम में। अच्छा, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर निकालना है तो Q3 माइनस Q1, और क्वार्टाइल डेविएशन अगर निकालना है तो जो भी इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका आया है उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो यह आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन, यानी 2 क्वार्टाइल के बीच का डेविएशन। और अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है, याद रखना कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होगा ये तो एब्सोल्यूट मेजर होगा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजर होगा। जैसे रेंज एक एब्सोल्यूट मेजर है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक रिलेटिव मेजर है, तो ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये एब्सोल्यूट मेजर है। अगर मैं Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 कर दूं तो इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? रिलेटिव मेजर होता है। क्या फायदा है रिलेटिव मेजरमेंट का? कंपैरिजन करने के लिए यूजफुल रहता है, क्योंकि रिलेटिव मेजर मतलब रेशो, रेशो इज मोर यूजफुल, है ना, फॉर कंपैरिजन पर्पज। तो ये एक रिलेटिव मेजर है। तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले पढ़े, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आपने जो लास्ट क्लास में हमने पार्टीशन वैल्यू पढ़ा था, आपने जितने भी क्वेश्चंस में क्वार्टाइल कैलकुलेट किया होगा Q1 और Q3, आप चाहो तो हर क्वेश्चन में इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हो और कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो। उसके लिए 50 क्वेश्चन फिर से थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बताइए, क्या आपको ये सारी कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है? खाली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि एकदम साधारण है। एक इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक क्वार्टाइल डेविएशन जो कि एब्सोल्यूट मेजर है, और एक कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो कि रिलेटिव मेजर है। ठीक है, चलो एक सवाल करवा देता हूँ। ये कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल्स, वैसे तो ये तो मैं आपको केवल ऐसे ही बता रहा हूँ, मैक्सिमम केसेस में इंडिविजुअल सीरीज के सवाल आते हैं, यानी कि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल, पहले तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आए तो ज्यादातर इंडिविजुअल सीरीज वाले आते हैं। बहुत रेयरली होता है कि कंटिन्यूस या डिस्क्रीट सीरीज के सवाल देखने को मिलेंगे, पर आना सब चाहिए। ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? ये लेस देन सीरीज है। पहचान गए आप? अगर मैं इस लेस देन सीरीज को ठीक करूं तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, क्लास इंटरवल फॉर्म करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। आप मेरे को केवल क्लास इंटरवल बताना जरा। पहला क्लास इंटरवल तो खैर 0 से 10 ही होगा। दूसरा क्लास इंटरवल ऑब्जर्वेशन से, केवल मैं देख रहा हूं कि 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 40, 10, 20, 30, 40, यानी आई बराबर 10 लेकर काम बन सकता है। 10 का इंटरवल लेकर मैं क्लास इंटरवल को फॉर्म कर देता हूँ। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसा करने से फ्रीक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी 0 से 10 की तो 5 है। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? बड़े से छोटा घटा दो, 8 माइनस 5 यानी 3, बड़े से छोटा 10 माइनस 8, 15 माइनस 10, 19 माइनस 15, टोटल आपका 19 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अब ये सीरीज हो गई है एक्सक्लूसिव सीरीज। मैंने लेस देन सीरीज को एक एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया, और ये काम तो कब से कर रहे हैं हम, ये मैं आज इसमें सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोग मुझे इस सवाल में Q1 और Q3 निकाल कर बताओ। आपको 2 मिनट दिए, चलो 3 मिनट दिए, चलो Q1 और Q3 निकाल कर बताओ। इस सवाल में फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकाल कर बताओ। मैं उम्मीद उनसे करूंगा जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी।
मैं क्यों अब क्वार्टाइल दोबारा सिखाऊं भाई? पिछली पूरा पूरा 2 घंटा पढ़ाया मैंने पिछली क्लास में। मैंने उसमें केवल क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल निकालना सिखाया। अब आज आज की क्लास में भी मैं क्वार्टाइल निकालना सिखाऊं? तो आज तो मेरा फोकस खाली क्वार्टाइल डेविएशन पे होना चाहिए, क्वार्टाइल थोड़ी सिखाऊंगा। प्रिया 10 और 30, 10 और 30 तो मुझे गलत लग रहा है। इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने? कंटिन्यूस सीरीज में तो फॉर्मूला भी लगेगा ना। 3 मिनट दिए मेरे को, जल्दी से Q1 और Q3 बताओ, तभी आगे बढ़ूंगा। कभी मन किया तो क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल यानी पार्टीशन वैल्यू सिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, लेकिन लेकिन आप लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा कि भाई जब भी कोई नया टॉपिक शुरू हो तो क्लास मिस मत करो, वरना वो चीज आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। फिर आप टॉपिक को गलत जज करने लगोगे। जहां पे भी क्वार्टाइल का इस्तेमाल होगा आपको वो चीज हार्ड लगने लगेगी, मुश्किल लगने लगेगी, ऐसा लगेगा कि कम समझ में आ रहा है। तो गलती आपकी है ना। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। किसी चैप्टर के बीच में हो और एक क्लास मिस हो गया तो रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर किसी दिन चैप्टर की शुरुआत हो रही है और वो दिन आपसे मिस हो गया तो चैप्टर बेसलेस हो जाता है, थोड़ा सा हिला हिला ही रहता है। हिमांशु, मीनाक्षी, हिमांशु Q1 9.5, Q3 38.5, Q1 9.5, दो ने सेम बताया 9.5 और 38.5। कोई दिक्कत ही नहीं यार, सब आसान है। यानी क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको अगर यहाँ पर अब ये क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट किया, इसके लिए पिछला वाला चैप्टर का जो PDF है ना उसको रिवाइज करना। इतने इजी नोट्स हैं कि आप अगर मन से एक बार पढ़ोगे तो आपको वैसे भी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर भी चलो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो मेरे से पूछना, उनको जरूर बताऊंगा जो थोड़ा प्रयास करेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, 38.5 माइनस 9.5, 29 आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन, अब एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे इस वाले एग्जाम में जो अभी हुआ था उसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला पूछ लिया था। आप मतलब हम जज नहीं कर सकते कि वो कहाँ से सवाल पूछ लेगा। मुझे रेंज कितना आसान लग रहा है, लेकिन क्या पता रेंज का ही कोई सवाल एग्जाम में आ गया, हम सरप्राइज हो जाएंगे, हमें आसान सी चीज मुश्किल लगने लगेगी फिर, क्योंकि हम तो सोच रहे थे इतना आसान थोड़ी आएगा, ये तो हम कर ही लेंगे। और जब इस ओवर कॉन्फिडेंस में हम किसी टॉपिक को थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं तो वो चीज हमारे लिए एग्जाम में मुश्किल बन जाती है। और अगर यहाँ पर निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कितना आ जाएगा? 0.604। तो इस तरह से हमारा ये क्वार्टाइल डेविएशन किसी सीरीज में, जैसे तो मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल दिया, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल सीरीज ही होती, जैसे यही वाली सीरीज होती, जैसे यही वाली सीरीज होती। अब इस सीरीज में मैंने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में किया, भाई असेंडिंग ऑर्डर में करना कंपलसरी है,
जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करो, क्वार्टाइल करो, डिसाइल करो, परसेंटाइल करो, डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में करना जरूरी है। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। क्या आप इस सीरीज में Q1 निकाल सकते हो? क्या आप इस सीरीज में Q3 निकाल सकते हो? अगर हाँ, तो फिर तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल सकते हो। क्या दिक्कत है इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने में? Q3 माइनस Q1 ही तो करना है। आप क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हो। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ही तो करना है। और फिर आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हो। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 ही तो करना है। आपको केवल क्वार्टाइल निकालना आना चाहिए। क्या आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो घर में? इसमें क्वार्टाइल निकालकर ये सारी चीजें निकाल सकते हो? कर लेना, इसी बहाने आपका क्वार्टाइल भी रिवाइज हो जाएगा। मतलब पीछे पढ़े हुए पीडीएफ पर एक बार नजर चली जाए किसी भी बहाने, तो अच्छा ही तो है हमारे लिए। किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने का यही तो तरीका है कि वो बार बार नजरों के सामने रहे। नजरों से जो चीज लंबे समय तक ओझल रहेगी वो दिमाग से भी ओझल हो जाएगी। तो ज्यादा समय तक आप नजरों से दूर मत करो हर वो चीज जो आपने पढ़ ली है। तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए। एक मेथड में हमारा समय बच गया आज बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वार्टाइल्स हमने सीखा हुआ था। अगर क्वार्टाइल हमने ना सीखा होता तो क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ने में भी हमको बहुत समय लगता, क्योंकि हमें क्वार्टाइल सीखना पड़ता पहले। तो इसीलिए पीछे पढ़ी हुई चीजें जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, वो अगर आपको याद रहें तो उससे हमारा समय बचता है। चीजें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड वे में आगे बढ़ती हैं, जो कि जरूरी भी है। हमने अभी दो मेथड कवर किए, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। कल हम बात करेंगे मीन डेविएशन की। फिर इस तरह से हमको ये सारे मेथड एक एक करके निपटाने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा मैंने कहा कि एक सवाल की तो गारंटी है ये चैप्टर। मतलब एक सवाल, अगर आपको ये सारे मेथड अच्छे से समझ में आ गए, तो मैं कह रहा हूं एक सवाल एक नंबर की तो गारंटी है। मतलब ये दो आ जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। अगर ये पहले तो ये बताओ, अभी ये दो मेथड क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेस करो भाई, फिर इसके आगे हम कल बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आप पूछिए जो आप सवाल पूछ रहे थे एमसीक्यूज में। आकाश ने बताया कि दो क्वेश्चन आए थे इस बार इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से दो सवाल आए थे इस बार, क्योंकि ये चैप्टर में मटेरियल ज्यादा है ना। मैंने कहा स्कोप बहुत है इस चैप्टर में एग्जामिनर के लिए पूछने के लिए। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन तो खुद में एक चैप्टर है। कई किताबें देखोगे जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक अलग चैप्टर दिखाया गया होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप में एक चैप्टर है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहाँ से दो सवाल भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन मैंने कहा एक तो निश्चित है। मेरे से शुरुआत में क्लास के वंशिका ने कुछ पूछा था, तो मैं वापस आ रहा हूँ वो एमसीक्यू जो मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या, ये तो आंसर की मैंने भेजी दी थी ना इसकी। तो ये मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सबके मिक्स्ड एमसीक्यूज है। क्या पूछ रहे हो इसमें बताओ? सर इसमें सेकंड वाले का 8 जो सेकंड सेट था। सेकंड वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन? नहीं नहीं, नहीं नहीं, सेकंड सेट था जो दूसरा अच्छा पेयर ऑफ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस अच्छा, था ना, ठीक है ठीक है, उनमें ये 8। वाला क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला 8 क्वेश्चन, 8 8 एट्थ क्वेश्चन, 8। ये वाला क्वेश्चन हाँ, तो इसमें था है ना? मतलब जैसे 2 आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन है, तो हमको ये अज्यूम करना है कि सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन है उसमें। हाँ, इन्होंने तो लिखा ही है कि दो आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो वो। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, याद है ना आपको, कि जब यस सर। दो हो या तीन हो या चार हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो इसने टू लिख दिया। अगर ये थ्री भी होती, फोर भी होती, फाइव भी होती, तो भी मेरा आंसर यही होता। वेन देयर आर इक्वल ऑब्जर्वेशन, यानी आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन हो किसी भी डेटा सेट में, तो आप पाएंगे कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बराबर आएगा। मैंने तो बकायदा इसको एग्जाम्पल देकर समझाया था। हाँ,
टू ऑब्जर्वेशन के केस में एक प्रॉपर्टी और वैलिड है। याद है वो प्रॉपर्टी क्या है? इन केस ऑफ टू ऑब्जर्वेशन, ये जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो। हाँ, अगर दो ऑब्जर्वेशन है फिर वो चाहे आइडेंटिकल हो ना हो, फिर तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन भी होता है। ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये भी तभी वैलिड है जब आपके डेटा सेट में केवल दो ही ऑब्जर्वेशन हो, पर उसके लिए आइडेंटिकल हो ऐसी कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर वो दो ऑब्जर्वेशन है और दोनों आइडेंटिकल है तो जाहिर सी बात है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इक्वली आएगा। जैसे ये वाली बात हो गई ना कि भाई एक सीरीज है, इसमें दो ऑब्जर्वेशन है, माना एक ऑब्जर्वेशन 5 है दूसरा भी 5 है, ये दो ऑब्जर्वेशन है दोनों ही आइडेंटिकल है। अब आप इसमें मीन निकालोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 ही आएगा। इसमें आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो क्योंकि दो ही आइटम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। और अगर आप इसमें हार्मोनिक मीन निकालोगे तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है? आपको इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। 1/5, 1/5 कितना होता है भाई? 1/5 यानी कि 0.2, 0.2 टोटल 0.4। तो रेसिप्रोकल होता है रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल अपॉन एन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी 5 ही आएगा। तो बिल्कुल वो स्टेटमेंट वैलिड है पहली वाली। ये मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी एएम, जीएम और एचएम के रिलेशनशिप में कुछ ही दिन पहले। और बोलो, क्वेश्चन नंबर 12 इसी में, यही वाला, ये वाला सवाल। अगर अर्थमेटिक मीन दो नंबर का 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 8 है तो वो दो नंबर कौन से होंगे? अरे इसको तो खाली लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर का है तो यानी वो स्क्वायर रूट होगा, यस और नो? अगर दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है तो वो स्क्वायर रूट होगा। बताओ। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। अब आप देखो इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट 8 होता है? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट तो 8 हो ही नहीं सकता, इसका तो हो ही नहीं सकता, इसका तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 16 इंटू 4 यानी कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। ये तो लॉजिक से हो जाएगा, इसमें क्या इतना दिमाग लगाना है? ऑप्शन से कर लो इस सवाल को। मतलब अगर सवाल में आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो बड़ा लंबा चौड़ा एक्स मानकर और ये मानकर और इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम लगना होता तो वो सवाल एग्जाम में दिया ही नहीं होता यार। एग्जाम में तो बहुत लेंदी सवाल आ ही नहीं सकता ना। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे तो एग्जामिनर पागल थोड़ी है जो आपको 5-10 मिनट वाली कैलकुलेशन वाला सवाल दे देगा। तो कई सवाल थोड़े से लॉजिक से सॉल्व कर लेने चाहिए और कुछ नहीं। और कोई? इसी में 15, ये वाला 15। ज्योमेट्रिक मीन है 6 और 4 एंड x इज 4। द वैल्यू ऑफ x विल बी, बोल रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है तीन वैल्यूज का यानी क्यूब रूट। कौन सी तीन वैल्यूज हैं? 4 इंटू 6 इंटू एक्स। और ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। मतलब इन तीनों का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 4 है। 4, 6 और x का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 4 है, क्योंकि तीन वैल्यू है तो इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का जो क्यूब रूट होगा वो ज्योमेट्रिक मीन सवाल में 4 दिया हुआ है। 24x। तो
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 बराबर 24x? और क्या मैं 4 की पावर लिख सकता हूँ ऐसे? दोनों तरफ पावर 3 कर दोगे तो क्यूब हट जाएगा ना? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पावर 3 कर दोगे तो क्यूब हट जाएगा एक तरफ से। 4 की पावर 3 कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 बराबर 24x। या x बराबर कितना हो जाएगा? 64 अपॉन 24। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा छोटा करोगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसी को हम 8 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे छोटा करके। समझ में आ गया? कैलकुलेशन लॉन्ग कहाँ जा रही है? इजी तो है कैलकुलेशन, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसके ऊपर वाली कौन सी? अब क्लियर है? और कोई सवाल है तो बोलो। हाँ, 12th वाली तो लॉजिक से सॉल्व करनी थी ना, उसमें तो दिमाग हर जगह क्या बोलते हैं, लॉन्ग रूट थोड़ी अपनाना है। कहीं पे आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस भी तो दिखानी पड़ेगी ना। एमसीक्यूज वाले पेपर में कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचना ज्यादा आसान होता है। और लॉजिक तो लगाना यार, अगर 2 वैल्यू की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट होगा। अब 2 वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर 8 दे रखा है तो देख लो कि कौन सी 2 वैल्यू का स्क्वायर रूट 8 हो रहा है। इतना दिमाग लगाने वाला टॉपिक भी नहीं है। जियोमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। कुछ और सवाल, या ये एमसीक्यूज क्लियर है? क्लियर फिर एक बार आप इनको फिर से प्रैक्टिस कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। कुल मिलाकर पढ़ना पड़ेगा भाई, मतलब